हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सही होंगे और आपने मेरे काफ़ी वीडियो को आपने देखा और वो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आइए अपने चैनल ड्रीम ऑफ भारत पर तहे दिल से मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि एक नए तरीके से यहाँ पे वीडियो बनाए जाने की कोशिश कर रही है। आपके मन में जिज्ञासा हो रहा है और मेरे भी मन में काफ़ी दिनों से चल रहा था कि हम एक नए तरीके से वीडियो बनाएं, एक ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें ना तो मेरे हाथों में मार्कर हो और ना तो पीछे बोर्ड हो और ना तो कोई बुक हो। तो मित्र, आज मैं संपूर्ण संविधान को कवर करने वाला हूं और ये संपूर्ण संविधान जितना भी मैं कवर करूंगा और इसमें जितने भी आपके प्रश्न आएंगे एग्ज़ाम में, वो सारे प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। मैं इतने टॉपिक यहाँ पे चर्चा कर दूंगा कि विगत जितने एग्ज़ाम में संविधान से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्नों की समस्याओं का समाधान बड़े ही आसानी के साथ आप कर सकते हैं। और मित्र, जहाँ तक मैं ये कोशिश करना चाहता हूँ इस वीडियो में कि जो 60-70 घंटे की वीडियो संविधान में बनाए जाते हैं, वो मात्र चंद घंटों में अपने इस मौखिक माध्यम से हम उस सारी चीज़ों को व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। आप बस ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनने का प्रयास करिएगा और जो कमियां होंगी उस कमियों को भी आप कमेंट के माध्यम से शो करिएगा और मैं कोशिश करूंगा जितना मुझसे हो सके मैं कमियों से बचने की कोशिश करूंगा और सारे वो पॉइंट भी रखने की कोशिश करूंगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आइए मित्रों, बिना विलंब किए हुए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। भारत का संविधान। जी हाँ, भारत का संविधान। तो भारत के संविधान के पढ़ने से पहले हम यहाँ पे ये चर्चा करना चाहेंगे कि मुझे किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर चर्चा करना है, उनके बारे में पहले हम चर्चा करेंगे। फिर एक एक टॉपिक को लेकर उस विषय वस्तु को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उन सारे तथ्यों पर आप बारीकी तरीके से नज़र डालिएगा, ठीक है मित्र, जो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, ये जो मेरा आज का मौखिक के रूप में जो भारत का संविधान है, यह सिर्फ जो यूपीएसआई की तैयारी करने वाले हैं या जो एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं या तो फिर जो सुपर टेट या टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन समस्त विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो होगा। और इसमें लगभग ज़्यादातर जो आज की चर्चा होने वाली है वो जीके से रिलेटेड होने वाली है, न कि जीएस से रिलेटेड होने वाली है। बट जीके को समझने के लिए जीएस की भी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए 100% जीके के साथ साथ मेरा उस पर 20% जीएस जैसे बिंदुओं पर भी चर्चा होगा जो आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। जी हाँ, आइए मित्र, भारत का संविधान पर हम चर्चा करें। ठीक, देखिए, भारत के संविधान में जो हम पढ़ने वाले हैं या जो वैश्विक रूप से पढ़ाए जाते हैं, उन सारे बिंदुओं को जानते हैं। देखिए, पहले तो भारत के संविधान में हम ये हमेशा जानने का प्रयास करेंगे कि संविधान होता क्या है, संविधान का महत्व क्या है, संविधान की संरचना क्या है, संविधान का विकास क्या है, संविधान का निर्माण क्या है। इसके अलावा संविधान की अनुसूची के बारे में हम चर्चा करेंगे, संविधान के स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे, संविधान के भाग के बारे में चर्चा करेंगे और फिर संविधान के एक एक भाग को लेकर हम चलेंगे और वो सारे भाग हम लेकर जब चलेंगे जो भाग आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उस भाग के अंतर्गत आने वाले जो सारे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों की भी हम आपके सामने चर्चा करना चाहेंगे। जी हाँ, ठीक है मित्रों, तो आइए हम चर्चा करते हैं। देखिए, संविधान को लेकर आपके मन में बड़ी जिज्ञासा होती है कि संविधान होता क्या है। देखिए, संविधान की परिभाषा एक समझ पर आधारित होती है। परिभाषाएं ऐसा नहीं होती कि दुनिया में जो चीज़ें बनाई गई हैं वो अस्थायी है। आज संविधान की परिभाषा कुछ और है, कल के संविधान की परिभाषा कुछ और थी और आज आने वाले समय में संविधान की परिभाषा कुछ और बन जाएगी। दुनिया में कोई चीज़ अस्थायी नहीं है, निरंतर रूप से हर चीज़ समय अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। ठीक है मित्र, लेकिन संविधान है क्या, इस चीज़ को हम जानने का प्रयास करिए। देखिए, भारत का संविधान एक प्रकार की एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारे
देश में रहने वाले जो नागरिक हैं वह इन नागरिकों को जो लोक कल्याणकारी कार्य करने वाले संस्था हैं जैसे राज्य, इनके अधिकार एवं कर्तव्यों के बीच स्थापित कार्य समन्वय स्थापित करने वाली एक व्यवस्था है। जैसे समझने की कोशिश करें, राज्य के भी अपने कुछ अधिकार एवं कर्तव्य होते हैं और व्यक्ति के भी कुछ अपने अधिकार एवं कर्तव्य होते हैं। जी हाँ, राज्य के अगर हम अधिकार एवं कर्तव्य की बात करें तो राज्य का अधिकार क्या होता है? राज्य का अधिकार ये होता है कि हम मैक्सिमम टैक्स वसूलें, कर को वसूलें और इन वसूले किए गए जो कर है वो लोक कल्याणकारी कार्यों में लगाएं। ये एक राज्य का अधिकार एवं कर्तव्य होता है। जी हाँ, अगर व्यक्ति के अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में बात करें तो व्यक्ति के भी अपने अधिकार फंडामेंटल राइट होते हैं जो व्यक्ति के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास का निर्माण कर सके। और व्यक्ति के भी अपने कर्तव्य होते हैं जो संविधान के भाग 4 में उसके मूल कर्तव्यों के बारे में वर्णन किया गया है और व्यक्ति के अधिकार फंडामेंटल राइट यानी भाग 3 में चर्चा किया गया है। अगर हम व्यक्ति के अधिकार एवं कर्तव्य के अलावा राज्य के अधिकार एवं कर्तव्य की बात करें तो राज्य के भी अपने कुछ अधिकार एवं कर्तव्य होते हैं। जी हाँ, अगर आप टैक्स के वसूलने की बात करेंगे तो आप संविधान का भाग 12 भाग देख लीजिए। पूरे राज्यों के बारे में बताया गया है कि कैसे कर वसूला जाता है, वित्त आयोग का उसमें क्या से भूमिका होती है। और वित्त आयोग एक सरकार की ही संस्था तो है। और राज्य के कर्तव्यों के बारे में बात किया जाए तो मित्र, लोक कल्याणकारी कार्य करने के बारे में राज्यों के बारे में भाग 4 में बताया गया है। किस भाग में बताया गया है? भाग 4 में बताया गया है, जिसको आप अनुच्छेद नंबर 51 से लेकर आप 36 से लेकर आप 51 तक पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, संविधान क्या है? तो संविधान राज्य के अधिकार कर्तव्य और व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य के बीच समन्वय स्थापित करने वाली एक व्यवस्था है। ठीक है, आपके मन में आ रहा होगा कि राज्य क्या होता है। देखिए मित्र, राज्य के बारे में अगर देखा जाए तो हमारे भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा के रूप में अनुच्छेद नंबर 12 और 36 में इसकी चर्चा किया गया है। राज्य एक संस्था होती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो स्थानीय स्वशासन हो, वो सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। लेकिन राज्य को हम किसको कहेंगे? अगर सैद्धांतिक रूप से बात किया जाए तो राज्य का मतलब ये होता है कि जिसके अपनी भूमि हो, जिसकी अपनी जनसंख्या हो और जिसके अपने शासक हों और जिसकी अपनी संप्रभुता हो। जी हाँ, लेकिन इन चारों में अगर बात की जाए तो राज्य के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जब कोई राज्य या संस्था या व्यक्ति बिना किसी बाह्य दबाव के कारणों से अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो तो उसे हम संप्रभुता कहते हैं। तो ये राज्य हैं। अगर ऐसा राज्य जिसकी कोई अपने संप्रभुता न हो तो यकीनन मानिए मित्र, वो अपने प्रजा के साथ न्याय कभी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि संविधान की परिभाषा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। दूसरा चीज़ मित्र हम समझ लेते हैं, क्या जब संविधान नहीं था हमारे भारत देश में तो क्या भारत में सामाजिक व्यवस्था नहीं बनी थी? बनी थी। लेकिन जो सामाजिक व्यवस्था को संगठित करने के लिए जो हमारे देश में धर्म के रूप में विकल्प, जो संविधान के विकल्प के रूप में पहले यूज किया जाता था, वो धर्म था। हमारी जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था चल रही थी पहले, वो सनातन धर्म के आधार पर चल रही थी। सनातन धर्म में सारी चीज़ें वो बताई गई थी कि एक राजा का कैसा कार्य होना चाहिए, उसके मंत्रीगण का कार्य कैसा होना चाहिए, पुरोहित का कार्य कैसा होना चाहिए। हर वर्ण व्यवस्था में लोगों के उनके कार्यों के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में बताया गया था। यानी कि धर्म ही सामाजिक व्यवस्था को संगठित बनाए रखने का कार्य पहले करती थी और आज जो करता है वो कौन कर रहा है? वो हमारा संविधान कर रहा है। बस फर्क इतना होता है कि जो धार्मिक में जो चीज़ें बातें कही गई थी उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अंधविश्वास और रूढ़िवादी तर्कों पर आधारित थे, जिसमें कोई एक तार्किक रूप से कोई विश्लेषण नहीं देखने को मिलता था। तो लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जो आज भी उस चीज़ को हम लोग फॉलो करते हैं विधि के रूप में, लेकिन वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं जो आधुनिकी रूप से या तार्किक रूप से क्या हो, सही हो। आधुनिकी रूप से तार्किक रूप से क्या हो, सही हो, उसी चीज़ को आज हम फॉलो कर रहे हैं। तो पहले भी समाज को संगठित बनाए रखने के लिए कोई व्यवस्था होती थी, वो व्यवस्था धर्म
हुआ करती थी, आज वही व्यवस्था लिखित रूप में आधुनिकी की सोच के आधार पर संविधान को रखा गया। ठीक है मित्र, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना चाहिए। आइए अब हम संविधान के महत्व के बारे में जानते हैं। तो संविधान का महत्व संविधान की परिभाषा में ही छुपा हुआ है। संविधान का महत्व के बारे में अगर मित्र बताएं तो संविधान मुझे प्रेरणा देता है। प्रेरणा देता है मुझे अपने अतीत के बारे में जानने के लिए, प्रेरणा देता है कि मुझे अपने वर्तमान को अच्छा बनाने के लिए, प्रेरणा देता है कि भविष्य में कोई ऐसी समस्याएं ना आ पाए जिससे हमारे देश में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता बाधित हो। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब मुझे अपने देश को एक निरंतर और अस्थायित्व के साथ अपने देश का विकास करना चाहिए, जिससे कि भविष्य में कोई समस्याएं न आ पाए और हमारे देश में शांति बने रहे, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता बनी रहे, जिससे हमारे देश की समृद्धि हो सके। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को की महत्ता को बताता है हमारा भारत का संविधान। जी हाँ, अगर आप इसके बारीकी तरीके से एनालिसिस करेंगे तो आप ये तीनों चीज़ों को गहराई से देख सकते हैं। बट मुझे, जैसा कि मैंने कहा कि मुझे पूरे संविधान को, पूरे भाग को कवर करना है, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी मुझे अपनी रफ्तार को तेज़ करनी पड़ेगी मित्र, और वन लाइनियर के रूप में लेकर चलना पड़ेगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो। लेकिन अगर किसी चीज़ में थोड़ी सी समझ न हो तो फिर कोई उसका मज़ा तो नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट तो बनता ही है। ठीक है, आइए अब हम संविधान की संरचना के बारे में बात करते हैं। देखिए मित्र, अगर हम संविधान की संरचना के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान की संरचना के रूप में हम जैसा कि जानते हैं कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक की देश तभी मजबूती होगा जब जनता के अधिकतम अधिकार मिलेंगे और भारत में रहने वाला हर वासी अपने आप को स्वतंत्र महसूस करे और खुशी महसूस करे, तभी हम कहेंगे लोकतंत्र है। जी हाँ, आसान से शब्दों में। और लोकतंत्र का मतलब होता ही क्या है? लोक माने जनता, तंत्र माने सरकार, यानी जनता की सरकार। ठीक है मित्र, तो जिस देश की जनता बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो हम ये कह सकते हैं कि उस देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत ही मजबूत है। और इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने के लिए हमको संविधान की संरचना पर थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी। तो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती बनाने के लिए मित्रों ये होना चाहिए कि जनता के सत्ता में पहुंच होनी चाहिए, शासन में पहुंच होनी चाहिए, जिसके आधार पर हमने भारतीय संविधान के संज्ञानात्मक स्वरूप को व्यक्त किया। और इन संज्ञानात्मक स्वरूप के माध्यम से सत्ता का जो विभाजन किया गया है संवैधानिक तरीके से, वह 3 भागों में किया गया, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार और एक स्थानीय स्वशासन। और संविधान के माध्यम से इन तीनों संस्था या तीनों राज्य के अंगों को अलग अलग विषय दिए गए हैं, जिससे कि वो अपने कानून बना सकें और अपने जनता का प्रतिनिधित्व करे, ताकि जनता मैक्सिमम खुशी हो और देश में राष्ट्रीय एकता में अखंडता हो। तो ये 3 स्तर पर हम देखते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन। ठीक, देखिए मित्र, अब ये तो बात हो गई कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती बनाने के लिए या जनता की सत्ता तक पहुंच कैसे होनी चाहिए उसके संदर्भ में। अब ज़रा सोचिए आप, अगर आज राज्य स्तर पर हमारा सुनने वाला कोई मुखिया न हो या गांव स्तर पर सुनने वाला हमारा कोई मुखिया न हो, तो हम अपनी मांग करने के लिए कहाँ जाते? दिल्ली में जाते हैं। और हर व्यक्ति के पास इतना ज़्यादा पैसा और समय नहीं होता है कि वो इतनी लंबी दूरी तय करके वो दिल्ली पहुँच सके। और संविधान मुझे इस बात का अधिकार दिया गया है कि हमारी बातें हमारे गांव में ही सुन ली जानी चाहिए, जो हमारी समस्याएं हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, सत्ता की पहुंच हमारे घर तक है, दिल्ली जाने की क्या ज़रूरत है? ये संविधान हमारा हमको अधिकार देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो संवैधानिक रूप से हमारे देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो सबसे बड़ी संस्था है वह है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार के 3 पार्ट होते हैं। अगर हम देखें तो पहला पार्ट संसद होता है, दूसरा पार्ट कार्यपालिका और तीसरा पार्ट न्यायपालिका होता है। अगर हम संसद की बात करें तो संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पहले हम ये जान लें कि इनका कार्य क्या होता है। सिंपल सी बात करें तो संसद का कार्य होता है कानून बनाना,
और कार्यपालिका का कार्य क्या होता है कि कानून के संदर्भ में प्रस्ताव तैयार करके संसद को देना, और जो संसद कानून बनाती है उस कानून का क्रियान्वयन करना। ठीक है, यानी तो कार्यपालिका का संबंध कानून बनाने के संदर्भ नीतियों से है और क्रियान्वयन से भी है। फर्क इतना है कि कार्यपालिका के दो भाग होते हैं, एक स्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका। तो जो अस्थायी कार्यपालिका होती है उसका काम होता है कानून संबंधी नीतियों को बनाना और लागू करवाना, और जो अस्थायी कार्यपालिका होता है वो बने हुए कानून संबंधी नीति का क्रियान्वयन करना होता है। ठीक है, ये इतना आपको पता होना चाहिए। और न्यायपालिका का काम ये होता है कि जो बने हुए कानून हैं वो संविधान के तर्क संगत है कि नहीं है, कहीं वो देश की राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को चुनौती तो नहीं दे रहा है। अगर इस तरीके का कानून कोई बनता है तो सर्वोच्च न्यायालय में वो कानून को चैलेंज दिया जाता है, और अगर उसको लगता है कि ये दिया हुआ चैलेंज वास्तव में कानून को अतार्किक बनाता है या हमारे देश की राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को खंडित करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस बनाए गए कानून को अवैध घोषित कर सकती है। जी हाँ, ये हुआ मोटी मोटा बात। अब हम आते हैं संसद के दो पार्ट देते हैं, यानी कि जो कानून बनाने में जो जिनकी भूमिका होती है उनके बारे में देखते हैं। मित्र, संसद के तो दो ही सदन होते हैं, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा होता है, और राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति 3 अंग होते हैं, यानी कि संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा होते हैं, लेकिन सदन 2 ही होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो अंग पूछेगा तो 3 बताइएगा, सदन पूछेगा तो 2 बताइएगा। आइए देखते हैं कानून कैसे बनता है। देखिए, जब कोई कार्यपालिका विधि संबंध कोई प्रस्ताव तैयार करके संसद के समक्ष रखती है, अगर संसद के दोनों सदन अपने 2 तिहाई बहुमत से साधारण संविधान संशोधन के माध्यम से, आप कह सकते हैं कि संविधान संशोधन के माध्यम से अगर वो किसी विधेयक को पारित कर देते हैं और राष्ट्रपति का उस पर हस्ताक्षर हो जाता है तो कानून बन जाता है। सिंपल सी बात है, वो कानून बन जाता है, और उस कानून का पालन करना हर व्यक्ति का, नागरिकों का कर्तव्य बताया गया है। ठीक है, ये बातें होगी कानून के संदर्भ में बातें हो गई। क्लियर, इतना जानते हैं। अब हम देख लेते हैं कि राज्य सरकार में भी इसी तरीके से होता है। राज्य सरकार में कानून बनाने का दायित्व किसके पास है? विधानमंडल। यानी कि जो काम केंद्र सरकार में संसद करती है वही कार्य राज्य में विधानमंडल करती है। और विधानमंडल के भी 2 ही सदन होते हैं, और एक सदन का नाम है विधान परिषद और दूसरे सदन का नाम है विधानसभा होती है, और राज्यपाल होता है। तो दोनों सदनों के द्वारा अगर कोई कानून पारित कर दिया जाता है, अगर जहाँ 2 सदन नहीं हो वहाँ विधानसभा के ही द्वारा पारित किया जाता है, लेकिन अगर दोनों सदनों के द्वारा अगर यहाँ पे पारित कर दिया गया, विधान परिषद विधानसभा के द्वारा, और राज्यपाल का उस पर हस्ताक्षर हो गया, तो वो भी राज्य स्तर या राजसूची के विषयों पर कानून मान लिया जाता है। ठीक है, तो मोटे मोटा आपने देखा कि संविधान की संरचना ये आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं एक अगला स्टेप संविधान की संरचना के बाद, जो अब हम आगे की टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम देखेंगे संविधान का विकास। जी हाँ, संविधान के विकास लंबी टॉपिक है, थोड़ी सी लंबी टॉपिक है। मैं इसको शॉर्टकट में ही कोशिश करूँगा कि जल्दी से पूरा करूँ। देखिए मैं तो इससे तो संविधान के विकास तभी पढ़ना चाहिए, संविधान विकास की टॉपिक मुझे तभी समझ में आती है जब आधुनिक भारत की समझ अच्छी होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ संविधान का विकास तब पढ़ना चाहिए जब मुझे पूरे संविधान के भाग को पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि इसमें प्रारंभ जब आप पढ़ेंगे तो इसमें जो शब्दों का यूज किया है वो शब्दों को आप अपने आसानी तरीके से नहीं समझ सकते हैं जितना कि आप संविधान के पढ़ने के बाद या आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ने के बाद। जी हाँ, चूँकि संविधान का विकास पहले है तो मैं आप सबको संविधान के विकास को ही पहले से ही पढ़ाना चालू कर दूँगा और समझाने की भी कोशिश करूँगा। देखिए मित्र, संविधान के अगर हम विकास के बारे में पढ़ें तो एक चीज़ संविधान के विकास को पढ़ाते समय मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि मित्र, जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लगा। तो 2 वर्ष 11 माह में 18 दिन में संविधान के विकास का जो निर्माण हुआ, वास्तव में संविधान सभा के द्वारा ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो संविधान का निर्माण किया गया, इसमें एक लंबा वक्त लगा था। जो निर्माण करने में लगा था वो एक्चुअली में जो था उस संविधान के विकास में जो ईस्ट इंडिया कंपनी और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और भारत में शासन करने के लिए जो समय समय पर जो रूल और रेगुलेशन को लाया गया था,
उसी से प्रेरणा लेकर भारत संविधान सभाओं ने भारत के संविधान का निर्माण किया। बस फर्क इतना है कि चीज़ों को हूबहू हमने कॉपी नहीं किया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जो आधुनिकीकरण के विपरीत थी। और चूँकि हमको अपने देश में शांति व्यवस्था को स्थापित करना था, तो जाहिर सी बात है हम हूबहू वो सारी चीज़ें नहीं एक्सेप्ट कर सकते थे। हमने ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने शासन व्यवस्था को संचालन करने के लिए जो समय समय पर नीतियाँ लेकर आए थे, उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। और जो सदियों से हमारे समाज का कुछ बहुत सारा ऐसा वर्ग था जो शोषित समाज था, उसके अधिकारों के लिए एक अलग से विचार करना था, तो हमने कुछ अपने आधुनिकीकरण की सोच उसमें रखे। संविधान के निर्माण में संविधान के विकास की बहुत अहम भूमिका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन इतने वर्षों के से प्रेरणा लेकर ही संविधान का निर्माण किया गया, इसलिए भारतीय संविधान में संविधान का विकास एक अहम भूमिका रखता है अपने टॉपिक के रूप में। इसलिए हमको संविधान के विकास को पढ़ना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि संविधान के विकास के पढ़ने से पहले आपको आधुनिक भारत की समझ होनी चाहिए। जी हाँ, तो संविधान के विकास में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो सारे चर्चा करने से पहले हम आपको ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जब भी आप संविधान का विकास पढ़िएगा तो उससे आधुनिक भारत इतिहास जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए मित्र, संविधान के विकास में जो सारी चीज़ें लेकर आए गए थे, अगर उसमें आप देखेंगे तो ऐतिहासिक घटनाओं का अहम रोल है। इसलिए आप देखिएगा कि पहले थोड़ा सी चीज़ें आप संविधान के विकास के पढ़ने से पहले ज़रूर पढ़िएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस उद्देश्य को लेकर आई थी, और उस उद्देश्य को साथ साथ उसकी सोच किस तरीके से भारत में साम्राज्यवादी विस्तार की नीति को लेकर आया, और फिर किस तरीके से उन्होंने भारत को गुलाम बनाया। तो इन सारी घटनाओं के पीछे आपको भारतीय इतिहास का अध्ययन करना होगा, क्योंकि संविधान के विकास में इनका रोल है। प्लासी के युद्ध के बारे में आपको जानना होगा, बक्सर के युद्ध के बारे में जानना होगा, आंग्ल मराठा, आंग्ल सिख, आंग्ल मैसूर, आंग्ल कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि को समझना होगा, और कॉर्नवालिस के द्वारा लाए गए भू राजस्व बंदोबस्त की नीति को समझना होगा, वेलेजली के द्वारा लाए गए सहायक संघ को समझना होगा। इसके अलावा केवल इतना ही नहीं, लाल डलहौजी की हड़प नीति को भी आपको समझना होगा। इसके अलावा आपको 1857 की क्रांति को भी समझना होगा, और लॉर्ड कर्जन के द्वारा फूट डालो राज करो की नीति को समझना होगा। आपको विश्व में चल रहे हलचलों के बारे में भी जानना होगा, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की क्या भूमिका थी, नेपोलियन के साम्राज्यवादी विस्तार की नीति क्या थी, वो भी आपको समझना होगा। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि भारतीयों के द्वारा जो भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन चलाए गए और जो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए गए, उन सारे बिंदुओं पर भी आपको पहल करना होगा। तभी आप संविधान के विकास के बारे में अच्छे तरीके से समझ सकते हो। चूँकि हम यहाँ पर संविधान की चर्चा करने वाले हैं, न कि आधुनिक भारत के इतिहास की चर्चा करने वाले हैं। हाँ, इतना आपको मैंने ज़रूर बताया कि अगर आप इन सारे घटनाओं को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो संविधान का विकास आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे, और संविधान का विकास जितना आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे, उतना ही ज़्यादा आप संविधान को अच्छे तरीके से समझेंगे। आइए मित्र, हम देखते हैं संविधान के विकास। संविधान का विकास का जो प्रारंभ का चरण माना जाता है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से माना जाता है। जी हाँ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से माना जाता है, और ये अधिनियम 1773 से लेकर 1947 के अधिनियम तक चलता है। जी हाँ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के में क्या क्या किया गया था, आइए उन सारे बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हैं। इसी तरीके से एक एक सिलसिलेवार एक्ट के संदर्भ में हम चर्चा करते जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में जो सबसे पहला काम ये किया गया था कि जो अब तक बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जी हाँ, यानी कि बम्बई और मद्रास के जो प्रेसिडेंसियों के गवर्नर होते थे, अब उनकी शक्तियाँ बंगाल के गवर्नर में निहित कर दिया गया था। इसका तात्पर्य यह है कि बिना बंगाल गवर्नर जनरल से परमिशन लिए अब बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों को अपने कार्यों में करने की पूरी तरीके से स्वतंत्रता नहीं होगी। कोई भी कार्य करने से पहले बंगाल के गवर्नर जनरल से एक बार राय लेना जरूरी होगा। तो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था वो वारेन हेस्टिंग्स था, और जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वो भी वारेन हेस्टिंग्स था।
पहला पॉइंट आपको ये याद होना चाहिए। दूसरा पॉइंट 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत अगर हम बात करें तो हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, 3 सदस्यीय, और इसके मुख्य न्यायाधीश एमपे थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के ही माध्यम से यहाँ पे निदेशक बोर्ड का गठन किया गया पहली बार, जिसका काम ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो व्यापारिक गतिविधियाँ चल रही थी उन सारे व्यापारिक गतिविधियों पर एक तरीके से निगरानी रखा, इनका कार्य होता था। एक्चुअली में कारण ये था कि प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी में इतना ज़्यादा धन लूटा जिसकी सूचना किसी भी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा अपना कमा रही थी। ये बात ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब पता चलती है तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण लगाना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, मोटी मोटा आप बात समझिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत इन सारे बातों को आपको जानना होगा कि निदेशक बोर्ड का स्थापना किया गया था, और अभी जो मैंने सारे पॉइंट बताए गवर्नर और गवर्नर जनरल के संदर्भ में वो आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, 1784 का जो एक्ट आता है मित्र, 1784 में निदेशक बोर्ड के अलावा एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था, जिसका पूरा ये था कि अब कोई ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी सैन्यवाही कार्रवाई करेगा वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की निगरानी में करेगा, यानी कि अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। जी हाँ, इसका मतलब अब व्यापारिक और सैन्य दोनों मामलों पर नियंत्रण कहीं न कहीं इन दोनों संस्थाओं के माध्यम से किए जाने लगा था। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शक्तियों में जो स्वतंत्रता थी, जो एक उदारीकरण था, अब धीरे धीरे उनके ऊपर नियंत्रण होना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन उसी दरमियान एक गवर्नर जनरल आता है बंगाल का, जिसका नाम होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जिस समय आता है तो वो कहता है 1786 एक्ट के तहत कि मुझे कार्य करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की निगरानी से मुक्त कर दिया जाना चाहिए, और किया भी गया। तभी यही फ़ायदा था कि उसने भारत में बड़ी मात्रा में लगान वसूल किया, और वो 1793 भू राजस्व बंदोबस्त की नीति को लेकर आया भी था, और उसने खूब तरीके से दोहन भी किया था। तो वहाँ पर ये एक भूमिका आती है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की कहाँ शक्तियों को सीमित कर दिया गया था, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय सीमित कर दिया गया था 1786 के पिट्स एक्ट के तहत। ठीक है, इतनी चीज़ जाननी होगी। इसके बाद 1793 का एक्ट आता है। 1793 में एक्ट में मित्र जो कार्य किया जाता है वो ये कार्य किया जाता था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो वेतन अब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने के यहाँ से दिया करती थी, अब वो भारत के द्वारा जो प्राप्त राजकोष हुआ करते थे वहाँ से उनको दिए जाने का एक प्रावधान किया गया। ये एक बहुत बड़ी भूमिका थी। और दूसरी भूमिका ये थी कि अब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन नियंत्रण स्थापित कर रही थी अपने द्वारा बनाए गए रूल और रेगुलेशन से, अब वो पहली बार भारत में ये रूल लाया गया कि भारत में अगर शासन करना होगा तो मुझे एक प्रशासनिक तरीके से, एक लिखित तरीके से शासन करना होगा। यानी भारत में एक लिखित तरीके से और प्रशासनिक तरीके से कार्य करने की जो पहली बार व्यवस्था की गई वो 1793 में एक्ट में की गई। लिखित तरीके से सारे काम यहाँ पे किए गए 1793 में। तो इतना चीज़ें आपको जानना होगा। इसके बाद जो अगला एक्ट आता है 1813 का एक्ट आता है। 1813 का एक्ट संविधान के विकास में एक अहम भूमिका रखता है। यहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी आए हुए हैं, इसलिए आपके लिए जानना आवश्यक है। 1813 के अधिनियम की अगर हम बात करें मित्र, तो 1813 के अधिनियम में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पहली चीज़, 1813 के अधिनियम में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो भारतीय शासन की व्यवस्था थी वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी, और लगभग अंग्रेज़ों ने भारत के हर देशी रियासतों पर अपना कब्जा बना लिया हुआ था। इसलिए ये अपने मनमानी करने में पूरी तरीके से स्वतंत्र थे। जी हाँ, 1813 के अधिनियम में अगर हम देखें तो पहली बार जो कंपनी के एकाधिकार व्यापार थे वो छीन लिए जाते हैं, बस सिर्फ चाय और चीन के साथ छोड़कर। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ चाय के व्यापार करने में पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी गई थी, और जिस देश के साथ व्यापार करने के लिए स्वतंत्रता दी गई थी वो चीन के साथ व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी अन्य देशों से व्यापार करना हो तो उसके लिए आपको ब्रिटिश संसद से परमिशन लेना होगा, और किसी वस्तु पर कितना टैक्स लगाना चाहिए, कितना सप्लाई करना चाहिए या निर्यात करना चाहिए, आयात करना चाहिए, इससे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से आपसे परमिशन लेना होगा। जी, दूसरा महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट बनता है ये बनता है कि पहली बार भारतीयों के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। इनका मकसद ये था कि जब तक हम
भाषा इन लोगों के माध्यम, भाषा नहीं अंग्रेजी सिखाई जाएगी भारतीयों के, तब तक हम अपनी सोच को इनके ऊपर नहीं थोप सकते हैं। क्योंकि अगर किसी को अपने विचार को आपको डेडिकेट करना है, आपको किसी को अपने विचारों से प्रभावित करना है, तो सबसे अहम भूमिका ये हो जाती है, पहले उसको आपकी भाषा समझ में आनी चाहिए। तो अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पे 1 लाख रुपये का पैकेज दिया था शिक्षा के क्षेत्र में। दूसरा, यहाँ पर एक काम और महत्वपूर्ण किया गया था कि अब तक जहाँ पर कंपनियों को भारत में व्यापार करने के लिए छूट दिया जाती थी, अब यहाँ पर भारत में व्यापार करने के लिए सभी ब्रिटिश नागरिकों को स्वतंत्रता दे दी गई थी कि ताकि आप भारत में जाओ और व्यापार करो। कारण ये था कि मित्र कि विश्व युद्ध, नेपोलियन का विस्तार हो रहा था, वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी, इसलिए बेरोजगारी को दूर करने के लिए ये सारी चीज़ें काम की जा रही थी। जैसा कि मैंने कहा कि अगर इस सारे पॉइंट को समझना होगा तो आपको इतिहास को भी समझना होगा। ठीक, अगला हम देख लेते हैं कि यहाँ पर तो नागरिकों को तो व्यापार करने के लिए छूट दे ही दी गई, सिर्फ व्यापार करने के लिए छूट नहीं दी गई, बल्कि यहाँ पर वो आकर भारतीय महिलाओं से वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर सकते हैं, ये भी छूट दी गई। और दूसरी चीज़ छूट ये भी दी गई कि जो भी ईसाई पादरी हों, सारे पादरी जाकर भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसके लिए भी छूट यहाँ पे दी गई। ठीक है, तो ये 1813 के कुछ अधिनियम के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसको भी आपको पता होना चाहिए। 1833 के अधिनियम में आते हैं मित्र। 1833 के अधिनियम में अगर देखें तो यहाँ भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कार्य किए गए थे। पहला इंपॉर्टेंट कार्य यही था कि 1833 के अधिनियम के तहत अब तक जो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाता था, अब वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। तो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिंक था, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही था, ये आपको पता होना चाहिए। 1833 के अधिनियम के तहत ही लॉर्ड मैकाले आता है। लॉर्ड मैकाले विधि आयोग की स्थापना करता है, यानी कि 1833 के अधिनियम के तहत विधि आयोग की भी स्थापना होती है। किसके नेतृत्व में? लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में। लॉर्ड मैकाले ब्रिटिश संसद में तो भाग ले सकता था, लेकिन मतदान करने का उसको अधिकार नहीं था। वो बोल भी सकता था, लेकिन मतदान अधिकार करने का अधिकार नहीं था। आप एक तरीके से इसकी तुलना थोड़ा बहुत आप भारत के महाअधिवक्ता से भी कर सकते हैं। जिस तरीके से महाअधिवक्ता प्रेसिडेंट के लिए या मंत्रालयों के लिए भारत सरकार के रूप में एक सलाहकारी के रूप में कार्य करता था, उसी तरीके से मैकाले भी सलाहकारी के रूप में कार्य करता था ब्रिटिश संसद की तरफ में, और उसने काफ़ी ज़्यादा प्रयास भी किया भारतीयों में प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। लॉर्ड मैकाले का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 1833 के अधिनियम में दास प्रथा का अंत किया गया। 1833 के अधिनियम से तहत 1843 में दास प्रथा का अंत किया गया। इस समय जो हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे एलन बैरो थे, उनके समय काल में ये किया गया। ठीक है, और दूसरी चीज़ 1833 के अधिनियम के तहत अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक एकाधिकार को छीन लिया जाता है। जो अब तक चाय और चीन के साथ छूट दी गई थी, वो सारे व्यापारिक एकाधिकार को भी छीन लिया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1833 के अधिनियम के तहत मित्र पहली बार 1853 में अगर आप देखेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती होने के लिए, उच्च पदों के लिए। कहने का मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी में इसके पहले बहुत सारे ऐसे पद हुआ करते थे कि जो आनुवंशिक पद हुआ करते थे, लेकिन 1853 के अधिनियम में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक उच्च पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया। क्योंकि अगर आपको गुणवत्ता के साथ वस्तुओं का उत्पादन करना है और तो प्रतियोगी परीक्षा का करना तो निश्चित रूप से लाजमी बनता है। ठीक है, आइए अब हम अगला देखते हैं 1858 का अधिनियम। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट अधिनियम है मित्र, क्योंकि 1858 का अधिनियम जो आया था वह एक महत्वपूर्ण घटना के बाद आया था, और महत्वपूर्ण घटना थी 1857 की क्रांति। जी हाँ, 1857 की क्रांति एक तरीके से पूरी ढांचा ही बदल के रख दिया था, और एक तरीके से 1858 के अधिनियम में वो सारे उपबंध इस उद्देश्य से किए गए थे कि भारत में कभी दोबारा 1857 की क्रांति न होने पाए। इसलिए इस अधिनियम को बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए 1858 के अधिनियम को भारतीय इतिहास में संविधान के विकास का मैग्ना कार्टा के अधिनियम के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, मैग्ना कार्टा के अधिनियम के रूप में जाना जाता है। वुड डिस्पैच भी 1854 के माध्यम से आया था। शिक्षा के रूप में एक बड़ी क्रांति भी यहाँ पे आई थी।
तो मैग्ना कार्टा का अधिनियम 1858 का अधिनियम को इसीलिए कहा जाता था क्योंकि 1857 की क्रांति भारत में हुई थी और दोबारा न होने पाए, इसलिए अंग्रेज़ों के द्वारा भरसक प्रयास था कि हम भारतीयों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा बातें किए। तो उन्होंने पहला काम ये किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अब तक जहाँ तक व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया गया था, वहाँ अब इस अधिनियम में प्रशासनिक अधिकार को भी समाप्त कर दिया जाता है। जी हाँ, यानी कि व्यापारिक अधिकार के साथ साथ प्रशासनिक अधिकार को भी समाप्त कर दिया जाता है। 1858 के अधिनियम में अब तक जहाँ पे आपने देखा का निदेशक बोर्ड और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था, जो अभी मैंने विगत में पढ़ चुका है, मैं दोबारा नहीं रिवाइज करूँगा क्योंकि मेरे पास समय कम है मित्र, इसलिए मैं एक बार जो चीज़ बोल दूँगा उसको दोबारा रिवाइज नहीं करूँगा, ठीक है। इसलिए ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और निदेशक बोर्ड का गठन किया गया था उसको 1858 के अधिनियम में क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। जी हाँ, 1858 के अधिनियम में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और निदेशक बोर्ड को समाप्त करने के बाद यहाँ पर दो चीज़ें का गठन किया गया। एक कार्यकारिणी मंत्री परिषद का गठन किया गया और दूसरा जो गठन किया गया था यहाँ पर वह सचिव का एक पद का गठन किया गया था। सचिव का कार्य क्या होता था मित्र? सचिव का कार्य ये होता था, ये एक तरीके से ब्रिटिश संसद और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में या भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में एक कड़ी के रूप में कार्य किया करती थी। कहने का मतलब कि संसद, ब्रिटिश संसद में एक सलाहकारी के रूप में, बॉडी के रूप में कार्य किया करती थी। जो भी भारत में प्रशासन या नीतियों संबंधित कानून बनाने की व्यवस्था होती थी वह कहीं न कहीं अगर हम देखें, ये कहीं न कहीं अगर हम देखें तो ये ब्रिटिश संसद को दिया करती थी। जी हाँ, ब्रिटिश संसद को ये चीज़ें डोनेट किया करती थी, यानी कि उस चीज़ को लागू करें, उस पर विचार करें। लेकिन जो ब्रिटिश संसद हुआ करती थी वह इसको मानने के लिए बाध्य नहीं हुआ करती थी। इस चीज़ को आपको जानना होगा, ठीक है। वह मानने के लिए बाध्य नहीं हुआ करती थी, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट तथ्य अगर हम देख लें यहाँ पर, दूसरा इम्पोर्टेंट अगर हम तथ्य यहाँ पे देखें तो कार्यकारिणी परिषद का भी गठन किया। कार्यकारिणी मंत्री परिषद का पर्सन ये गठन किया गया था कि वो सचिव को सलाह दे। जिस तरीके से सचिव ब्रिटिश संसद को सलाह देती थी उसी तरीके से एक मंत्री परिषद का गठन किया गया जो सचिव को सलाह देने का कार्य किया करती थी। और कुछ हद तक मंत्री परिषद को सलाह मानने के लिए सचिव बाध्य होता था, लेकिन सारे सलाह को मानने के लिए बाध्य यहाँ पर सचिव नहीं हुआ करता था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल की शक्तियाँ यहाँ बहुत ही कम कर दी जाती हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि भारतीय सचिव का पद कब लाया गया था, तो 1858 के अधिनियम के तहत लाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। और 1858 के अधिनियम में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो अब तक भारत का गवर्नर जनरल कहलाता था, अब वो भारत का गवर्नर जनरल न कह कर अब वो भारत का वायसराय कहे जाने लगा। जी हाँ, अब वो भारत का वायसराय कहे जाने लगा। तो इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और भारत का प्रथम वायसराय भी कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो ये 1858 का अधिनियम बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट था, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद मित्र जो अगला अधिनियम आता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अधिनियम आता है, वो 1892 में भी आता है। लेकिन हाँ, इसके पहले कुछ चीज़ें, जैसे 1858 की अधिनियम में वीटो पावर को लाया गया था। 1858 की अधिनियम में अध्यादेश का प्रदान किया गया था, यानी गवर्नर जनरल का वीटो पावर लाया गया था। और अध्यादेश का भी उपबंध 1858 की ही अधिनियम के तहत किया गया था। 1892 की अगर हम बात कर लें तो 1892 में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कार्य क्या था कि पहली बात, अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था भारत में कराए जाने की व्यवस्था 1892 में अधिनियम में किया गया था। और दूसरी बात ये था कि अब भारतीयों को भी संसद में एक तरीके से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, प्रश्न पूछने का अधिकार किया गया था, बहस करने का अधिकार दिया गया था। ये बात तो सही है, लेकिन प्रभावी तरीके से नहीं किया गया था और न ही अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किया गया था। तो ये प्रश्न पूछने का अगर अधिकार पूछा जाए तो आप कह सकते हो 1892 के अधिनियम में। अब प्रत्यक्ष चुनाव की कब लागू किया गया था, तब भी आप 1892 में कह सकते हो। तो ये दो बातें आपको याद होनी चाहिए 1892 में। आइए 1909 के अधिनियम की अगर हम बात कर लें तो 1909 के अधिनियम में देखें मित्र, तो 1909 के अधिनियम में पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार व अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार 1909 के अधिनियम में दिया गया था। तो अनुपूरक प्रश्न 1909 में और बजट पर पूरी तरीके से प्रभावी तरीके से बहस करने का अधिकार 1909 के अधिनियम में दिया गया था। 1909 के अधिनियम को हम माल्य मिंटो के सुधार
के अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। और 1909 के अधिनियम की अगर हम बात करें मित्र, तो 1909 के अधिनियम में पहली बार सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव कराए जाने की बात की गई थी। ये आपको पता होना चाहिए। पहला ही बीज सांप्रदायिकता का बीज 1909 की ही अधिनियम में पड़ा था। ये 3 महत्वपूर्ण बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद संविधान के विकास का अगला अधिनियम देखें तो 1919 का अधिनियम भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। 1919 का अधिनियम 19 का अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के अधिनियम के नाम से भी हम जानते हैं। 1919 के अधिनियम में भी बहुत सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1919 के अधिनियम में सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव का विस्तार बहुत ज़्यादा कर दिया गया, यानी कि अब तक जहाँ तक बात केवल मुस्लिमों की थी, वहाँ पर 1919 में मुस्लिम के साथ साथ सिखों की भी बात की जाने लगी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 1919 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में किया गया था। और इसी के अधिनियम के तहत अगर हम देखें, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था भी लाई गई और केंद्र में भी द्वैध शासन की व्यवस्था लाई गई। और 1919 के अधिनियम में पहली बार अगर हम देखें तो विषयों के बंटवारे का भी जिक्र होता है, यानी कि जो आप केंद्र सूची राज्य सूची के विषयों के बारे में पढ़ते हैं वो बातें भी 1909 के अधिनियम में ही जाहिर होती हैं। ठीक है, तो प्रांतीय में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन और लोक सेवा आयोग की स्थापना इसी अधिनियम के तहत की बात की गई थी। और जो साइमन आयोग का भी गठन किया गया था वो भी इसी के अधिनियम की उपज थी। ठीक है, तो 1919 का अधिनियम आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में आपको रखना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम मित्र आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस अधिनियम को अवश्य ही पढ़ना चाहिए आपको। 1935 के अधिनियम में अब तक जहां प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, उस द्वैध शासन की व्यवस्था को प्रांतों में से समाप्त कर दिया गया था, लेकिन केंद्रों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू थी। केंद्रों में द्वैध शासन और द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू ही थी। और 1935 के अधिनियम में जो लोक सेवा आयोग था, अब वो लोक सेवा आयोग संघीय लोक सेवा आयोग के रूप में तब्दील हो गया था। संघीय लोक सेवा आयोग के रूप में क्या हो गया था? तब्दील हो गया था। जो लोक सेवा था वो किस में? संघीय लोक सेवा आयोग में तब्दील हो गया था। इसी अधिनियम के तहत RBI बैंक की भी स्थापना की गई थी। इसी अधिनियम के तहत पहली बार प्रांतीय चुनाव की व्यवस्था भी की गई थी। इसी अधिनियम के तहत अगर आप देखेंगे तो संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय न्यायालय की भी स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत ही की गई थी। 1935 के अधिनियम के भारतीय संविधान में अगर देखें तो इसको भी एक तरीके से लघु संविधान के ही नाम से जाना जाता था, क्योंकि भारतीय संविधान जो लागू किया गया 1935 में, उसके लगभग 2/3 पार्ट करीब 1935 के ही अधिनियम में ही थे। 1935 के अधिनियम में अगर हम देखें तो 14 भाग और 10 अनुसूचियाँ थी और 321 अनुच्छेद थे। ऐसा इसमें इस समय उपबंध किया गया था। और जब तक संविधान लागू नहीं हो गया था तब तक हद तक 1935 के अधिनियम के तहत भारतीय शासन व्यवस्था को क्या किया जा रहा था? संचालित किया जा रहा था। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है मित्र, थोड़ा सा प्रकृति का नज़ारा भी है, अच्छा लग रहा होगा आपको। इस वीडियो में एक नए जीविता देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और आप कैसा महसूस कर रहे होंगे ये तो मुझे नहीं पता। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है मित्र, आइए अब हम देख लेते हैं 1935 के अधिनियम में एक इम्पॉर्टेंट कार्य ये था कि 1935 के अधिनियम में अगर हम देखें तो जो 1858 में सचिव पद का सृजन किया गया था, उस सचिव पद के सृजन को 1935 के अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था। ठीक है मित्र, 1947 के अधिनियम में आते हैं तो 1947 का अधिनियम विशेष इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ संदर्भों में इम्पॉर्टेंट तो है ही है। 1947 का अधिनियम में क्या किया गया था? 1947 का अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रता के अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता के अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। 1947 के अधिनियम के तहत भारत को आज़ाद भी किया गया था। ठीक है, और 1947 के अधिनियम में जो 1858 में कार्यकारिणी मंत्री परिषद का गठन किया गया था, उसको 1947 के अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था। 1947 के अधिनियम के तहत अब जो वायसराय का पद हुआ करता था, अब वो वायसराय का पद हटकर गवर्नर जनरल के रूप में पद में ला दिया गया था। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछे
कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का अंतिम प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो माउंटबेटन ही कहोगे। और भारतीय अगर बारे में पूछे तो सी राजगोपालाचार्य प्रथम और अंतिम दोनों थे। सी राजगोपालाचार्य स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल प्रथम और अंतिम सी राजगोपालाचार्य। ठीक है, तो इस तरीके से संविधान के विकास के संदर्भ में आपने सारे अधिनियमों को देखा और समझा भी होगा, और अगर आप यहाँ से पढ़ लेते हैं तो आपके संविधान के विकास से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। दूसरी टॉपिक, आइए मित्र हम दूसरी टॉपिक देख लेते हैं। 19 जो अगला टॉपिक है वह है संविधान का अनुसूची देख लेते हैं। ठीक है, संविधान की अगर हम अनुसूची की बात करें तो मित्र देखिए, अनुसूची तो भारतीय मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या तो थी वो 8 थी और बाद में 4 जोड़े गए। तो इस तरीके से वर्तमान में देखें तो कुल अनुसूचियों की संख्या लगभग 12 है। अनुसूची बनाए जाने की आवश्यकता इसलिए क्योंकि किसी भी विषय के अध्ययन करने के लिए सबसे बढ़िया ज़रूरी काम ये होता है कि जब तक किसी विषय को वैज्ञानिक तरीके से न बनाया जा सके तब तक उस विषय की समझ अच्छी हो ही नहीं सकती है। इसलिए चूँकि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और होना भी चाहिए, क्योंकि भारत में जितनी ज़्यादा जटिलता उतनी ज़्यादा जटिलता कहीं भी नहीं है। मुझे गौर होता है कि हम भारत के नागरिक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, दुनिया चाहे जो भी समझे, लेकिन मुझे इस गौर का बात है कि हम भारत के नागरिक हैं कि इतनी विविधता में भी आज हमारे देश में एकता स्थापित हुई है। तो उसके पीछे कहीं न कहीं कुछ न तो कुछ तो है, और जो है उस पर डिटेल से चर्चा हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक अलग मुद्दा है। तो देखिए, अनुसूची की अगर हम बात करें तो अनुसूची के लिए इसलिए कि भारत का संविधान इतना विस्तार है और हर चीज़ को हम अलग करके अध्ययन करेंगे और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे तभी वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। और क्योंकि उसकी एक सूची इसलिए बनाना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जोड़नी होती है और कुछ चीज़ें घटानी होती हैं। अगर हम उसको अलग किए रहेंगे तो मुझे जोड़ना और घटाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, उस पर एक अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि संविधान के इतने विस्तारित होने के लिए इसको वर्गीकृत किया गया है सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि परिवर्तन इसमें होता रहता है। क्योंकि भारत का संविधान क्या है, लचीला अधिक है और कठोर कम है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखकर अनुसूची का निर्माण किया गया था। चलिए आइए अनुसूची की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय मूल संविधान में लगभग 8 अनुसूची थी, 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया था। 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची की अगर हम बात करें तो उसका संबंध राज्यों के गठन से रिलेटेड है। राज्यों के गठन से रिलेटेड ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हमारे भारत में प्रारंभ में बहुत कम राज्य थे, बाद में एक एक करके राज्य जोड़े गए, जिससे कि आज की राज्यों की संख्या की तादाद ज़्यादा हो गई है, जिसको हम संविधान के पहले भाग में देखेंगे। दूसरी अनुसूची अगर हम देखें तो दूसरी सूची वेतन एवं भत्ते के बारे में बात किया गया है, जिसमें संवैधानिक पद पर कार्य करने वाले बहुत महत्वपूर्ण जो पद हैं उनके वेतन एवं भत्ते के बारे में बात किया गया। जैसे उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सब के लोगों के बारे में वेतन एवं भत्ते के बारे में बात किया गया है। चूँकि भारत का संवैधानिक पद बहुत ज़्यादा महत्व है और संविधान हमारा एक धर्म है, जिस तरीके से गीता है, बाइबिल है, उसी तरीके से हमारा भारत का संविधान भी है, हमारे आस्था का केंद्र बिंदु है। इसलिए इसकी शपथ जो संवैधानिक पद पर बैठेगा उस संविधान की शपथ लेगा ही लेगा। तो ये तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में अगर हम देखें तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन की बात की गई है कि यानी कि राज्यसभा में जो भी सीटें हैं, कितने राज्य से कितने राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए, इसके बारे में चौथी अनुसूची में लिखा गया है। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भारत के कितने राज्यों में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, ये कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा नहीं, आप कमेंट करके 5 टॉप लेवल पर राज्यसभा के सदस्यों की संख्या का कमेंट करिएगा और निचले स्तर से 5 राज्यों में सबसे कम राज्यसभा की सीटों की संख्या पर कमेंट करिएगा। ये एक कॉन्सेप्ट आपके लिए दिया गया है, कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करिएगा। 5वीं अनुसूची में अगर देखें तो अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में बात किया गया, यानी कि वो अनुसूचित क्षेत्र का मतलब ये होता है कि आदिवासियों का वह क्षेत्र जो काफ़ी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं,
वो अनुसूचित क्षेत्र भारत में कौन कौन से राज्य हैं। जैसे उन राज्यों में अगर हम बात कर लें तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, और आप देख लेंगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य हैं। ये वह जनजाति वाले राज्य हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होते हैं, तो उनके लिए उपबंध जो किया गया है वो 5वीं अनुसूची में किया गया है। 6वीं अनुसूची में भी कुछ विशेष राज्य हैं जिनमें जनजातीय क्षेत्र के संदर्भ में बात किया गया है। तो अनुसूचित क्षेत्र भी जनजाति के संदर्भ में है और जनजातीय क्षेत्र भी जनजातियों के संदर्भ में है, न कि अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए है। लेकिन जनजातीय क्षेत्र के संदर्भ में विशेष राज्यों में उपबंध किया गया है। जैसे हम असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम की बात कर लें तो ये जनजातीय क्षेत्र के रूप में 6वीं अनुसूची में बात किया गया है। ये वह राज्य हैं जहाँ की जनजाति अपने आप को समाज के अन्य वर्गों से बहुत ज़्यादा पृथक करके रखते हैं। यानी ये आम नागरिकों से किसी भी तरीके से तालमेल अपना नहीं बैठाना चाहते हैं। ये अपनी संस्कृति को पूरी तरीके से अलग और थलग बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे राज्यों के लिए राज्यों की जो केंद्र सरकार की बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है कि उनको वो सारे फैसिलिटी दिए जाएं जिससे कि वो अपने आप को गरिमामय के साथ अपने आप के जीवन को व्यतीत कर सके। उनको काफ़ी रियायतें भी दी जाती हैं। अनुसूचित क्षेत्रों की अपेक्षा इनका जो सामाजिक और शैक्षणिक स्तर होता है मित्र बहुत ज़्यादा पिछड़ा होता है। इसलिए ये एक तरीके से पोषित राज्य होते हैं केंद्र सरकार के द्वारा। ये 4 राज्य विशेषतर आप याद रखिएगा। 7वीं अनुसूची की अगर हम बात कर लेते हैं तो विषयों के बंटवारे के बारे में किया गया है। विषयों के बंटवारा का मतलब कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और समवर्ती सूची, ये 3 सूचियों के बारे में बात 7वीं अनुसूची में किया गया है। केंद्र सूची का विषय का मतलब जिस पर संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची का विषय का मतलब जिस पर राज्य सरकार अपना कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची का मतलब कि जिस पर दोनों अपना कानून बना सकते हैं, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपना कानून बना सकते हैं। ऐसे विषय को समवर्ती सूची का विषय कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, समवर्ती सूची का विषय ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है, तो इसको हम संविधान के स्रोत में देख लेंगे। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि अवशिष्ट सूची की बात संविधान की 7वीं अनुसूची में नहीं की गई है। आइए मूल संविधान का अंतिम अनुसूची अगर देख लें, मूल संविधान में अंतिम अनुसूची। देखिए मित्र, मूल संविधान का मतलब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मूल संविधान का मतलब आज से जो है संविधान के लागू होने की डेट से, यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उसी को हम मूल संविधान के नाम से जानते हैं। तो जो 8वीं अनुसूची है वो भाषा से रिलेटेड है। भाषा से रिलेटेड है यानी कि अगर हम देखें तो जब संविधान लागू हुआ था तो कुल 14 भाषाएं थीं और आज वर्तमान में कुल 8 भाषा और जुड़ गई, तो कुल मिलाकर कुल आज संविधान में 22 भाषाओं का उपबंध किया गया है, जिसमें 6 शास्त्रीय भाषा हैं और 22 भाषा संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हैं। मूल संविधान में सिर्फ 14 भाषा थी, 8 भाषा जुड़ी हुई थी, जिसको हम आगे चलकर देखेंगे कि कौन कौन सी भाषा आगे जुड़ी हुई थी। उस चीज़ को भी हम देखेंगे, संविधान संशोधन में देखेंगे इस चीज़ को। इसके बाद हम देख लेते हैं अगली अनुसूची। जो पहली जुड़ने वाली अनुसूची थी वो भूमि सुधार थी। तो भूमि सुधार जुड़ने वाली पहली अनुसूची, प्रथम संविधान संशोधन भूमि सुधार से रिलेटेड हुआ था। ये 1951 में भूमि सुधार को जोड़ा गया था। इसके बाद दूसरी अनुसूची जुड़ने वाली थी राजनीतिक दल बदल, जो 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जुड़ा हुआ था। तीसरी अनुसूची जुड़ने वाली जो थी ग्राम पंचायत जुड़ने वाली थी, जो 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया था, लेकिन प्रभावी जो हुआ था ये 1993 में हुआ था, या लागू जो हुआ था वो 1993 में हुआ था। 74वें संविधान अनुसूची के तहत नगर पंचायत को जोड़ा गया था और 74वें संविधान के संशोधन के तहत जो नगर पंचायत जोड़ा गया था वह 1992 में ही जोड़ा गया था, लेकिन ये प्रभावी जो हुआ था वो 1994 में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार के 4 अनुसूचियाँ एक एक करके बाद में जुड़ी, तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इस तरीके से अनुसूचियों का टॉपिक समाप्त होता है। ठीक है, संक्षेप में ही था जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद देख लेते हैं मित्र, जो अगला टॉपिक है वह है संविधान के स्रोत के रूप में देख लेते हैं। जी हाँ, अगर हम संविधान के स्रोत के रूप में देखें तो वैसे तो कहा जाता है कि भारत का संविधान
में जो चीज़ें ली गई हैं वो लगभग 60 देशों से ली गई हैं। जी हाँ, 60 देशों से। लेकिन मुझे यहाँ पे 60 देशों के बारे में नहीं पढ़ना है, मुझे संविधान के उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में स्रोतों को देखना है जो एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे देश में भारतीय संविधान में जो चीज़ें स्रोत के रूप में ली गई हैं वो कहाँ कहाँ से ली गई हैं। तो इसके संदर्भ में पहले हम देखेंगे ब्रिटेन के। ब्रिटेन में मित्र क्या क्या ब्रिटेन से लिया गया है, ज़रा उस पर नज़र डाल लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति का औपचारिक पद। राष्ट्रपति का औपचारिक पद, हमारे भारत में राष्ट्रपति क्या है, नाम मात्र का होता है। ब्रिटेन की राजा की तरह ही मान लिया जाता है, लेकिन ब्रिटेन की तरह राजा नहीं है। उसके अपेक्षा हमारे राष्ट्रपति को बहुत अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये कहना गलत होगा कि सेम टू सेम ब्रिटेन की राजा की तरह होता है, ये पूरी तरीके से गलत है। हाँ, औपचारिक पद जो लिए गए हैं वो वहाँ से ब्रिटेन की से लिए गए हैं। तो राष्ट्रपति का औपचारिक पद ब्रिटेन से, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है, पीएम एवं मंत्रिमंडल का पद ब्रिटेन से लिया गया है, विधि के समय समता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। एकात्मक व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है, एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ब्रिटेन से इतने सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे लिए गए हैं। अगर हम राष्ट्रपति के बारे में बात करें, मूल अधिकार के बारे में बात करें, तो मूल अधिकार रूस से लिया गया है। मूल अधिकार रूस नहीं, मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। तो पहले हम देख लेते हैं अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। अमेरिका से अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया अमेरिका से ही लिया गया है। वित्तीय आपात अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एक है, न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय में पढ़ेंगे कि आखिर में न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है। इसके बाद अध्यक्षात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया, इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, विधि के समय समान संरक्षण, ये भी कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। विधि के समय समान समता ब्रिटेन से, विधि के समय समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आइए अब हम देख लेते हैं कि आयरलैंड से क्या लिया गया है। आयरलैंड से मित्र एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व, तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से जो उपराष्ट्रपति या राज्यसभा का सभापति या राज्यसभा का अध्यक्ष, अगर हम ये कहें, यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ, जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। जी हाँ, राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है वो भी कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। जैसे कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, अगर इन क्षेत्रों में जो व्यक्ति महारत हासिल किया रहता है या क्वालिटी वाला व्यक्ति होता है इन क्षेत्रों में, ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। कहाँ पर, राज्यसभा में। तो 12 सदस्यों को जो मनोनीत करने की परंपरा है वो आयरलैंड से ही लिया गया है। ठीक है, तो आयरलैंड से इतनी बातें तो आपको पता होनी चाहिए। कनाडा की अगर हम बात कर लें मित्र, तो कनाडा भी एक इम्पॉर्टेंट है। अगर हम संघ की बात कर लें कि भारत में संघ शब्द कहाँ से लिया गया या यूनियन शब्द कहाँ से लिया गया है, तो वह कनाडा से लिया गया है। लेकिन अगर फेडरल शब्द की बात करें तो फेडरल मतलब भी हिंदी में संघ ही होता है, तो फेडरल यूएसए से लिया गया है। संघ और संज्ञानात्मक में थोड़ा अंतर है, इस पर एक लंबी प्रक्रिया है, थोड़ा सा हम चर्चा जरूर करेंगे, आगे चर्चा करेंगे, संविधान की विशेषता में चर्चा करेंगे, अभी यहाँ पे नहीं। तो कनाडा से संघ शब्द लिया गया है और केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी संबंध भी कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। और अवशिष्ट सूची का विषय भी कनाडा से लिया गया है और जीएसटी जो है ये भी कनाडा से लिया गया है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रूस की बात कर लें तो रूस भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान दिया है और रूस का भारत से मित्रता भी आर्थिक के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, इसको भुलाया नहीं जा सकता। ये इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है, मित्रता का संबंध। ठीक है, तो रूस से जो चीज़ें ली गई हैं, पहला तो मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है और दूसरा हम ये कह दें कि न्याय, जो स्वतंत्रता का न्याय है, सामाजिक न्याय है, ये सारा जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये न्याय जो लिया गया वो भी रूस से लिया गया है। ठीक है मित्र, अगर हम फ्रांस की बात कर लें तो समता, बंधुता और स्वतंत्रता
ये शब्द जो लिया गया है वो फ्रांस से लिया गया है। बंधुत्व की भावना, समता की भावना, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये सारे शब्द हैं। ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गणतंत्र जो लिया गया है वो भी कहाँ से लिया गया है? तो गणतंत्र मित्र ये फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? गणतंत्र भी फ्रांस से लिया गया है। इस चीज़ को भी आप जानने का प्रयास करिएगा। जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी से आपात लिया गया, लेकिन ध्यान रखिएगा मित्र, यहाँ से वित्तीय आपात न लेकर यहाँ पर राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन को लिया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। और जापान से विधि स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है, यानी कि विधि स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। साउथ अफ्रीका